हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम 20 अगस्त 2023 को जो हुआ था पेपर 1 उसके क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हुए अपनी तैयारी को देखेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और हमें कौन कौन से टॉपिक्स को आगे पढ़ना चाहिए। हम सभी टॉपिक वाइज भी इसमें डिस्कशन करते जाएंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसमें कथन है उसको बताना है, जो स्टेटमेंट सबसे अच्छा है उसको बताना है। तो यह बच्चों को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, तो बिल्कुल सही है। गणित बच्चों को कैसे बनाता है? सृजनात्मक या क्रिएटिव बनाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, तो बिल्कुल सही है। यह बच्चों को कल्पनात्मक रूप से बच्चों को इमेजिनेशन की क्षमता बच्चों में विकसित करता है। यह निगमनात्मक रूप विवेचन या तर्क पर आधारित होता है, तो बिल्कुल सही है। यह हमेशा अभिसारी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा अभिसारी नहीं होता है। तो आपके पास ए, बी और सी ये तीनों सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन ए इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा कि गणित बच्चों को सृजनात्मक बनाते हैं, कल्पनाशील बनाते हैं। और गणित की प्रकृति है या गणित किस पर आधारित होता है? निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। डिडक्टिव रीजनिंग पर ये क्या होता है? बेस्ड होता है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करती। उसके उद्देश्य को जो पूरा नहीं करती ये हमें बताना है। तो वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। तो ये गलत है। अगर बच्चा केवल सत्र के अंत में उसमें अच्छे नंबर लेके आता है तो ये उसके लिए प्रशंसा करना ये सही बात नहीं होगी, क्योंकि केवल वह अकेला अपने प्रदर्शन पर फोकस कर रहा है, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं सत्र के केवल अंत में अधिक आए हैं। तो ये इसकी जो प्रभावी नहीं होगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों की वीडियो दिखाती है। तो इससे क्या होगा कि जब वह जो इंडियन मैथमेटिशियन है तो इसकी जो वीडियो दिखाएगा तो बच्चों में अपने आप से जागरूकता पैदा होगी उनको जानने के लिए, और जो उनकी योगदान है आपके गणित के लिए या फिर खगोल शास्त्र के लिए, तो उनके बारे में जानने की इच्छा बच्चों में बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी उनके अंदर आएगी। तो ये सही हो जाएगा। वह कक्षा में गणितीय पहेली और जादुई वर्ग हल करने को देती है। तो इससे क्या होगा? बच्चे एक्टिव होंगे, अपने आप से समस्या का समाधान ढूंढेंगे, अलग अलग उनकी क्रिएटिव सोच बनेगी। अगला ऑप्शन है, उन्हें अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये भी इससे क्या होगा? गणित के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। तो ये 3 चीज तो वह कर सकती है। जो उसके उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्रभावित नहीं करता वह है ऑप्शन 1। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो नॉट इफेक्टिव है उसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फिर से सही नहीं पूछा है। तो विद्यार्थी की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया या चिंतन के बारे में जानकारी देती है। तो बिल्कुल सही है। अगर विद्यार्थी किसी चीज में त्रुटि करता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती करता है, तो हमें ये उसके सोचने के तरीके को बताता है। अगर बच्चा मैथ्स में मान लो 1.2 लिखा है और इसको इस तरीके से लिख देता है, तो ये उसके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है, जिसको हम अपने आप से ऑब्जर्व करके उसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। तो ये तो गलत नहीं होगा। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, तो बिल्कुल सही है। गणित में जब बच्चा त्रुटियां करेगा, त्रुटि करके सीखता ही है, ऐसा हम पढ़ते हैं। एरर्स इन मैथमेटिक्स आर पार्ट्स ऑफ लर्निंग, तो ये इसका गलत नहीं होगा। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। हमने अभी इसको देखा इस ऑब्जेक्ट में
कि जब बच्चा गलती करता है और त्रुटियां करता है तो हमें उसकी सोचने की प्रकृति को पता कर सकते हैं, उससे सोचने की प्रक्रिया हम उनकी सोच सकते हैं, जांच सकते हैं, जिससे हमें अपनी आगे की जो पाठ्यचर्या है उसको बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा करेंगे तो वह गलत चीजों को ही सीख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो यही गलत हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से सही नहीं पूछा है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे जब आप मानक आकलन करेंगे, आप नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि सभी बच्चों को एक साथ आकलित करेंगे, चाहे बच्चे भाई आप प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि वाला को या एवरेज वाला को। तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी का हम एक साथ एक तरीके से आकलन नहीं करते हैं। हम आकलन बच्चों के अलग अलग मानदंडों को लेकर के आकलन करते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये गलत है, इसका मतलब आपसे गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय अधिगम सामग्री किस चीज में शिक्षक की मदद करती है। जब गणितीय अधिगम सामग्री आपके पास होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उससे आप विद्यार्थियों को स्वतः मतलब कोई भी चीज विद्यार्थी को पकड़ा देंगे। मान लो आपने क्यूब है, वह विद्यार्थी को दे दिया, तो विद्यार्थी अपने आप से उसको ऑब्जर्व करेगा कि इसमें कितनी फलक है, कितने कोर हैं, कितनी लाइन है, कितनी साइड्स हैं, कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज वह अपने आप से क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। साथ ही साथ कक्षा में एक अधिगम वातावरण का निर्माण वह कर सकती है गणितीय अधिगम सामग्री के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपको ये विकल्प दिए हैं, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। तो शिक्षकों की मदद करती तो है, लेकिन सूत्र के प्रदर्शन के लिए नहीं कर पाते हैं, तो ये इसका सही नहीं होगा। स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करेगी, तो ये इसका सही हो सकता है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप अधिगम सामग्री के द्वारा इजीली किसी चीज को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको बता सकते हैं। तो बी और डी इसका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बी और डी आपको पॉइंट दिए गए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर एनसीपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खालिस्तान होंगी, सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी और कम। तो अगर आप ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कम करेंगे तो क्या होगा, बच्चों में सीखने की गति कम होगी। अगर इनको हतोत्साहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, बच्चा इनएक्टिव हो सकता है। सरल करने से कोई उसका लाभ नहीं होगा। तो एनसीएफ के अनुसार ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो आपकी जो ओलंपियाड है और प्रतियोगिताएं हैं वह कैसे हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगे। ये आपसे हमेशा एनसीपी से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं। तो तुलना के लिए तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, कोई चीज लंबी है, कोई चीज छोटी है, कोई चीज देखे कम है, तो आप इनका स्पष्ट रूप से इनको तुलनात्मक रूप से दिखा सकते हैं। विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो ये अंग्रेजी के तो विशेषण नहीं दिख रहे, आपको हिंदी के शब्द दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, तो ये सही है। इंपोर्टेंट प्री नंबर कंसेप्ट इससे दिखाई देता है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं।
इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे या फिर आप स्कूल में पढ़ाने जाते थे तो ऐसा मानना है कि ये लड़की है, इससे गणित की प्रतियोगिताएं नहीं बनेंगी, गणित की संक्रियाएं इससे नहीं बनेंगी, ये खाना बनाने में, गाना गाने में आदि चीजों में ये क्या होगी, इसकी जो योग्यता है अच्छी होगी, लेकिन गणित संबंधी या विज्ञान संबंधी विषयों में इसकी योग्यता नहीं होगी। तो इसका क्या कारण हो सकता है, हमें इसमें देखना है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन और उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। तो ऐसा नहीं है, सभी लड़कियां गणित में खराब प्रदर्शन नहीं करती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो गणित में अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। तो यह रूढ़िवादिता है, यह एक स्टेरियोटाइप्स का उदाहरण है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इन मान्यताओं की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों उपयोग करते हैं और इसीलिए इन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसी के कारण क्या होता है कि जो ये माना जाता है कि आपकी जो लड़कियां हैं गणित में कमजोर होती हैं, लड़के गणित में समस्या समाधान में ज्यादा अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। और अगला है, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़कियों में भी ये जन्मजात होती हैं, बस उसको क्या होता है कि वह माहौल या फिर वह आपका एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Gendered constructs of society have led to the belief that boys use more innovative strategies for problem solving and thus have better conceptual understanding। तो ये इसी कारण से क्या होता है, उनका अवमूल्यन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देता है? आपकी कक्षा में ये समझा जाता है, विद्यार्थी ये समझते हैं कि गणित क्या है, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा एक अच्छा विद्यार्थी भी जो और सब्जेक्ट में अच्छा है उसको गणित से डर लगता है, भय लगता है। तो गणित के किस पहलू के कारण उसको भय लगना संभव हुआ है, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। तो ऐसा नहीं है, विस्तृत ज्ञान भंडार आपके हर एक सब्जेक्ट में होता है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो प्रश्न है उनका अलग उत्तर आता है, जैसे 2+4 करना है तो इसका आंसर 6 ही आएगा, अनेक उत्तर इसके नहीं आएंगे। आपको 2 into 3 करना है तो इसका आंसर भी 6 ही आएगा, इसके अलग उत्तर नहीं आएंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता होती है, तो इससे तो विद्यार्थी को सुविधा होती है, इससे उसको आसानी होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ना कि यह भय को बढ़ाता है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, आपने जब देखा होगा कि आप जब प्राइमरी लेवल पर ही हैं या पर बच्चे प्राइमरी लेवल पर होते हैं तो वहीं से उनको अमूर्त प्रकृति के द्वारा गणित पढ़ा दी जाती है, तो वहां से उनको ये डर बैठ जाता है अपने मन में कि गणित क्या होता है, एक कठिन सब्जेक्ट होता है। तो यही एक भय का कारण है जो भय को बढ़ाता है, द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो मैथमेटिकल्स एस्ट्रोनॉमी है जिसने काम किया है वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया जिसके लिए सब्जी वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए और इस तरीके से उसको काउंट किया। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन से कथन सत्य हैं? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, तो ऐसा नहीं है। उसने जब 60 रुपए 1 किलोग्राम का मूल्य है तो उसने 100 ग्राम का कितना माना, 6 रुपए। तो इस तरीके से 300 ग्राम के 6 3 बार लिए और 50 ग्राम का 3 रुपए इस तरीके से ऐड कर दिए, तो ये एकदम स्पष्ट तरीका है। यह
गणितीय यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, यह बच्चों के लिए लाभदायक है। ऐसा कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब केवल सी सही है। तो ऑप्शन 4 में केवल सी दिया है, ओनली सी दिया है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच स्किल्स हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। आपको बताना है इनको पढ़ करके कि किस परिस्थिति में बच्चे अपने आप से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मेमोराइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। एक बच्चा पढ़ रहा है जोर जोर से, बाकी सब उसको दोहरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो बैठ जाएगा, याद कर लेगा, लेकिन उसके पीछे का तर्क उसको पता नहीं होगा। तो ये इसका क्या है, इसमें ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं हो रहा। बच्चे एक साथ पहाड़ों को कविता पाठ कर रहे हैं, तो इससे भी इसके बच्चों के ज्ञान का निर्माण स्वयं वो नहीं कर रहा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रेड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीडियां दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं। तो यहाँ पे खोज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सप्लोरिंग आ रहा है। तो इससे यहाँ पे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। शिक्षिका ने श्याम पट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट्ट पर लिखकर पूरा करते हैं। तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। इसमें क्या है कि बच्चे अपने आप से अपने ज्ञान का निर्माण सर्वोत्तम तरीके से कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर गिविंग मैनिपुलेटिव लाइक नंबर ग्रिड्स टोकन्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरेज एंड दे आर एक्सप्लोरिंग मल्टीप्लिकेशंस पैटर्न्स यूजिंग देम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो विभाजन विधि का उपयोग करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग करेंगे, भिन्न डिस्क का प्रयोग करेंगे, कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सर्वोत्तम विधि होगी वो बताना है आपको। तो भिन्न पढ़ाते हैं तो आपने एक ग्रिड मेथड पढ़ी होगी, ग्रिड जो डिस्क मेथड पढ़ी होगी। जैसे यहाँ पे 2/3 और 4/6, 2/3 लिखा है और 4/6 लिखा है, तो बच्चा इसको बड़ा बोलेगा, इसको छोटा बोलेगा, लेकिन आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं। तो आप इन दोनों को बराबर किस तरीके से बच्चों को प्रदर्शित करेंगे, ये आपको यहाँ पे दर्शाना है या बताना है। तो आप क्या करेंगे, एक ग्रिड लेंगे या एक डिस्क लेंगे गोला इस तरीके से, तो उसको पहले 3 भागों में ऐसे बांट देंगे बराबर बराबर। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि ये जो पार्ट हो गया ये कितना हो गया, 2/3, मतलब 2 पार्ट ये हमने डार्क कर दिया और ये तीसरा पार्ट, ये एक पार्ट यहाँ पे खुला रहा। तो टोटल 3 है, जिसमें से 2 क्या है, रंगीन है। अब मान लो ये इस भिन्न को दर्शाना, तो यहाँ पे अगेन आप एक गोला बनाएंगे और इसको 6 भागों में बराबर 6 भागों में बांट देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 6 में से कितने भाग को आपको डार्क करना है, 4 भाग को करना है। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से 4 भाग को डार्क करेंगे तो ये वाला और ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर दिखेगा और ये वाला और डार्क वाला हिस्सा बराबर दिखेगा। तो ये जो आपने यहाँ पे इसको डार्क किया है तो ये 4/6 यहाँ पे बन के आ जाएगा। इस तरीके से आप डिस्क के उपयोग से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आई होप ये आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो क्वेश्चन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ आगे हम हिंदी की पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं। तो उन क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है क्या होगा, बच्चों को व्यस्त रखना, नहीं, विचारों का बहिर्वेशन, विचारों का बहिर्वेशन करना, प्रोजेक्टिंग आइडियाज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या बोध विकसित करने के उपकरण
सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा या फिर सबिटाइजिंग के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो इसमें जो सबसे अच्छा होगा कि आप देखते हैं कि जब आपका जो एक पासा है, जब आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें संख्या नहीं लिखी रहती, इस तरीके से डॉट बने रहते हैं। लेकिन आप इनको बगैर गिने भी बता सकते हैं कि ये 6 हैं। मान लो इस तरीके से बने हैं तो ये 4 हैं, है ना। तो उसकी फलक पर 4 आए तो उसको बगैर गिने आप उसको 4 बता दें, बगैर गिने उसको आप 2 बता दें। मान लो इस तरीके से 2 डाट आए तो आप बोलोगे 2 आए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये कहलाता है सबिटाइजिंग। और इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको जो पासा है वो बिल्कुल सही प्रदर्शन करने के लिए ये पासा वाला जो उदाहरण है वो सही हो जाएगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है या 6 है या 3 है या 1 है, कुछ भी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अभी तो ये पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अब हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, 5-10 मिनट में इनको हम सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये लिखा है आपका, प्रियदर्शिनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो इनको आप सबसे पहले तो ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4800 ग्राम। ये 2500 ग्राम आपके पास पहले से ही है और फिर इसके बाद ये 3500 ग्राम ये हो जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1008, मतलब 1008 और 00 ये ग्राम में अगर इनको लिखेंगे तो 10800। अब ये टोटल वजन आपके पास ग्राम में हो गया। आपको क्या करना है, इनके बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट मतलब 36 पैकेट बनाने हैं। तो प्रत्येक जो पैकेट का वजन कितना होगा, तो 36 से इसको भाग देंगे, 36 से इसको डिवाइड कर देंगे। 36 3 टाइम होता है आपका 108, तो 300 जो ग्राम एक पैकेट का वेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए, अगर आप बोलोगे तो इसको हम डिटेल में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर वर्ग की भुजा को दुगना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। तो कैसे कर सकते हैं, मान लो अभी 5 है भुजा, ये साइड है 5, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 25। और इसको मान लो डबल कर दें, 10 हो गया, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा 10 दाम कितना हो जाता है 100। तो ये आप देख सकते हैं पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल 100 है, तो ये इसका कितना हो गया 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं? तो घन, घनाभ, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आपका 2 डायमेंशनल होता है, वृत्त 2 डायमेंशनल होता है, फिर से वृत्त आ गया 2 डायमेंशनल होता है। घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये इसमें ऑप्शन 4 में दिख रहे हैं, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर और सिलेंडर। इसमें आपको 3 डायमेंशनल शेप दिख रहे हैं। 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें आयतन होता है, ठीक है, और 2 डायमेंशनल जिसमें केवल एरिया होता है, 3 डायमेंशनल जिसमें एरिया के साथ साथ में आयतन होता है और वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, सिक्का 2 1 रुपए के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसने साबुन खरीदने के लिए और कितनी राशि चाहिए? तो 5 रुपए का एक सिक्का है, तो कितने रुपए हो गए 5। फिर 2 रुपए, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 2, तो यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे 2। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 5, तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो उसके पास 2.5 रुपए यहाँ से भी बन जाएंगे। तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे 5 2 7 2 9, 9.5 रुपए उसके पास ऑलरेडी है, उसको चाहिए 10 रुपए, तो आपको एक 50 पैसे का सिक्का और होना चाहिए उसके पास में। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करें।
तो आप बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी भिन्न को आपको जमाना है। आप ऑप्शन से देखेंगे, जैसे 1/4 लिखा है तो इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.25। फिर 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, फिर 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। तो यहाँ पे आपको पहली ही जो भिन्न मिल गई वह क्या है, बढ़ते क्रम में है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होगी। आपको पहले 1 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 15 लिखा है, यहाँ पे डैश है, 15 है, फिर 66 है, फिर 91 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड हुए हैं 5, यहाँ पे ऐड हुए हैं 9, फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ होगा वो हमें नहीं पता, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐड हुआ होगा, ये इसको देखना है। आपको यहाँ पे सेकेंड सीरीज भी बना के देखना है, यहाँ पे 4 ऐड हुए हैं, तो फिर से आपको 9 में 4 ऐड करके देखना है, यहाँ पे 13, ये 13 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 28। आगे भी इसको देखेंगे, 13 में आप 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 17, और 17 को ऐड करेंगे 28 में तो ये बन जाएगा 45। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 28 ही सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये सीरीज के अंदर सीरीज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप दिए हैं, रक्त समूह दिए हैं, और रक्त समूहों के विद्यार्थियों की संख्या भी दी है। तो आपको सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात बताना है। तो सबसे अधिक तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ का है, तो इसमें 12 आ जाएगा जो है सबसे अधिक वाले का, और इसका अनुपात बताना है सबसे कम से। तो सबसे कम किसका है, ए बी का। कितने हैं, 3 लोग। इसका अनुपात निकालने के लिए आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 4:1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके जो समांतर चतुर्भुज है उसके भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यही कथन क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन को देखना चाहें तो देख सकते हैं, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वर्ग बन जाता है, तो बिल्कुल सही है। यदि चारों भुजाएं बराबर हों तो वर्ग बन जाएंगी। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह वर्ग बन जाता है, तो बिल्कुल सही है। अगर सभी जो कोण बराबर होंगे तो सभी 90-90 अंश के होंगे, तो यह एक समचतुर्भुज बन जाएगा या वर्ग बन जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह आयत बन जाएगा, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से जो गलत हो जाएगा ऑप्शन 1 में है, और ऑप्शन 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्बिनी 36 सर्वसम वर्गों के अलग अलग प्रकार की आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो फ्रेंड्स, वह कितने बना सकती है, इसमें बना सकती है वह 5 आयत बना सकती है। अब बोलोगे कैसे, तो आप सबसे पहले इनको इस तरीके से लिखते हैं कि किन दो संख्याओं का गुणनखंड 36 मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, आपका आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो जैसे आपको सबसे पहले 36 लिखा है तो 36 एकम 36, मतलब एक एक के ऐसे वह कितनी लगा देगी, 36 इस लाइन में लगा देगी, तो एक टाइप बन गया। फिर क्या करेगी, 18 इंटू 2, मतलब यहां से 18 की 2 लाइन बनाएगी तो एक इस तरीके से वर्ग बन जाएगा, ये दूसरा टाइप है। फिर इस तरीके से 12 इंटू 3, 12 की ऐसी 3 गिड्डियां वह बना देगी तो एक वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से वह 5 तरीके से इसको बना सकती है। नेक्स्ट, रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 12:15 पर समाप्त की। यात्रा पूरी करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो 16:50 से शुरू करी थी और 21:15 तक उसकी यात्रा चली। तो आप 21:15 में से 16:50 को घटा देंगे, तो यहाँ से ये जो 15 है 50 से छोटा है, तो 1 घंटा यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पे 20 बचेंगे और ये हो जाएंगे 75, है ना। तो 75 में से आप 50 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, और यहाँ पे 4, तो 4 घंटे 25 मिनट का समय उसको लगता है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है
और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो मान लो 100 आपकी एक संख्या, इसमें एक संख्या जोड़ दी गई तो यह बन गई आपका 100 प्लस x एक संख्या। आपने वही संख्या इस 100 में से घटा दी तो ये दूसरी संख्या बन गई। आप इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा और ये दोनों जोड़ करके कितने हो जाएंगे 200। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 200। नेक्स्ट, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी लिखा जाता है। तो आपने 100 लिख दिया और लाख लिख दिया है ना। तो 100 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं 5। तो यह क्या बन जाएगा आपका करोड़ बन जाएगा। यह बन जाएगा आपका 1 करोड़। 100 लाख बराबर होता है क्या 1 करोड़, 1 करोड़। ये इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 1 करोड़। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो इसमें बताना है अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं जमी हैं। अवरोही क्रम मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना। तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 10.5 तो ये सही दिख रहा है, फिर उससे 1.5 ये दिख रहा है, 1.55 ये भी सही है, 1.5 ये भी सही है, 1.005 ये भी सही है और 1.55 ये सही है। तो मतलब जो है ऑप्शन 1 में ही ये क्या लिखे हैं अवरोही क्रम में लिखे हैं। पहले ये सबसे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। ऑप्शन 1 में ही आपको सही क्रम दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। तो आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, इनसे इसको भाग देंगे। 11 से भाग देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, 9 चौके 36, ये कट जाएंगे, यहाँ से आएगा 3, 0, यहाँ से आएगा 0, 9 3 27, फिर से आपके यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये पूरी तरह 9 से नहीं कटेगा, तो जो 9 है इसका गुणनखंड नहीं है। 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630। नेक्स्ट, एक आपको यहाँ पे क्रम दिया है और आपको यहाँ पे जो पद दिए हैं या टर्म्स दिए हैं उनमें से आपको अगर विषम क्रम में पद हैं तो उनका योग बताना है। तो आप देखोगे जब तक ये सम होंगे तो उनका योग कितना होगा 0, सम होंगे तो उनका योग 0 होगा, है ना। अगर आप विषम में मतलब एक 5 और लिखेंगे तो पहले +5 आएगा फिर -5 आएगा। अगर ये सम में लिखेंगे तो फिर से 0 बन जाएगा। विषम में देखना है तो एक और पद जोड़ दो, मतलब इसका आंसर कितना आएगा +5। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो 30 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो जो भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।